हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो आपका टॉपिक है वो है इसमें सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 1930। आज हम सेल ऑफ गुड्स एक्ट को स्टार्ट करेंगे। उसके तहत आज आपका ही है इसमें फर्स्ट लेक्चर है हमारा। हम आज इसमें सेल के बारे में बात करेंगे। जब हम इस टॉपिक को ऑफकोर्सली अब स्टार्ट कर रहे हैं तो आई थिंक आपको सबसे पहले यहाँ पर इस एक्ट का सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 का बैकग्राउंड पता होना भी बेहद ज़रूरी है। भाई, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट तो 1930 में आया है, लेकिन उससे पहले भी ऑफकोर्सली कोई तो ऐसा एक्ट होगा जिसके तहत गुड्स को सेल किया जाता होगा। इससे रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशन गवर्न होते होंगे। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के आने से पहले सेल्स ऑफ गुड्स से रिलेटेड जो सेक्शन थे वह इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के चैप्टर 7 के सेक्शन 76 से 123 में बताए गए थे। लेकिन आगे जाकर इन सेक्शन को रिपील्ड मतलब ख़त्म कर दिया गया था और फिर यहाँ पर आया था तब सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 जो कि 1 जुलाई 1930 को इन्फोर्सेबल हुआ था। मैं आपको आपकी जानकारी के लिए इसमें एक बात और बता दूं कि जब यह एक्ट सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 1 जुलाई को इन्फोर्सेबल हो रहा है, तब उस समय पर इस एक्ट का पूरा नाम इंडियन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 रखा गया था, जिसमें आगे जाकर अमेंडमेंट हो गए जो कि 22 सितंबर 1963 को इंडियन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में अमेंडमेंट करे गए, जिसके तहत यहाँ पर जो इसमें इंडियन वर्ड था उसको वहाँ से हटा दिया गया था और तब इसका नाम हो गया था सेल्स ऑफ गुड एक्ट 1930। हम अब यहाँ पर आज अपने प्रेजेंट टॉपिक पर आते हैं। हम बात कर रहे हैं इसमें सेल्स की, गुड्स को बेचने के बारे में हम बात कर रहे हैं। चलिए ठीक है, तो सबसे पहले हमें यह पता भी होना चाहिए कि गुड्स का मतलब यहाँ पर क्या है। जैसा कि हम जानते हैं कि गुड्स दो तरह के होते हैं, मूवेबल गुड्स और इमूवेबल गुड्स। आपको बता दें कि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के तहत जिन गुड्स को सेल करने की बात हो रही है वो मूवेबल गुड्स माने जाते हैं। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है फिर तो इमूवेबल गुड्स की सेल के बारे में रूल्स कहाँ पर हैं, तो इसका आंसर यह है कि जो इमूवेबल गुड्स होते हैं उनकी सेल से रिलेटेड जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो लॉ है, तब वहाँ पर ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के तहत उनको माना जाता है। हम प्रेजेंट टॉपिक पर आएंगे अपने फिर से। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के तहत जो सेल की हम बात कर रहे हैं उसमें केवल मूवेबल गुड्स की ही सेल के बारे में बताया गया है। अब हम आते हैं इसकी डेफिनेशन पर। अब हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के तहत सेल की डेफिनेशन सेक्शन 4 सब सेक्शन 1 में बताई गई है। पहले डेफिनेशन की लैंग्वेज देखते हैं। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट। भाई, यहाँ पर यह कह रखा गया है कि जो सेल है किसी भी गुड्स के बारे में जो आप सेल कर रहे हैं उसको कॉन्ट्रैक्ट माना गया है। इसका मतलब हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल भी इसको कह सकते हैं। हम आपको एक बात बता दें यहाँ पर कि कॉन्ट्रैक्ट वर्ड यहाँ पर क्यों यूज़ किया गया है, हमें पहले यह पता होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट वर्ड इसमें इसलिए प्रयोग करा गया है क्योंकि जो एसेंशियल एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में होने चाहिए कि पार्टीज़ होनी चाहिए, उनकी फ्री कंसेंट हो,
कॉम्पिटेंस ऑफ पार्टीज, लॉफुल कंसिडरेशन हो, लॉफुल ऑब्जेक्ट हो, नॉट डिक्लेयर टू बी वॉइड हो, वो सारे एसेंशियल यहाँ पर सेल में भी होने चाहिए। इसीलिए यहाँ पर इसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कहा जाता है। अभी मैंने बात यहाँ पर पार्टीज की करी थी, तो सेल में हमेशा से ही दो पार्टी पाई जाती हैं, बायर और सेलर। अब हमें यह भी जानना चाहिए कि हु इज़ बायर, कि बायर कौन है। बायर वो व्यक्ति होता है जो कि उस गुड्स को खरीदता है। तो सेलर कौन है, हम सभी जानते हैं, सेलर वो व्यक्ति होता है जो उस गुड्स को बेचता है। अब यहाँ पर हम बार बार क्या बात कर रहे थे, गुड्स की, कि गुड्स को खरीदा और बेचा जा रहा है। तो वो गुड्स क्या है, यहाँ पर आप इसी एक्ट का, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 का सेक्शन 2 सब सेक्शन 7 देखिएगा। उसमें यहाँ पर गुड्स को डिफाइन करा गया है कि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के तहत हम जब भी किसी गुड्स की बात कर रहे हैं तो उसका मतलब इसमें मूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल गुड्स से ही माना जाता है, जिसमें स्टॉक, शेयर्स, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास, इन सब चीज़ों को भी इसमें इंक्लूड किया जाता है। और ऐसी चीज़ें इसमें इंक्लूड की जा सकती हैं जो कि जब तक ज़मीन से जुड़ी हुई हैं तब तक नहीं, पर जैसे ही वो ज़मीन से अलग हो जाती हैं उनको भी मूवेबल माना जा सकता है। इसी गुड्स में एक बात और बताई गई है इसमें कि एक्शनेबल क्लेम और मनी को गुड्स में इंक्लूड नहीं किया जाता है। मैंने आज यहाँ पर जब आपको सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के तहत सेल के बारे में इसकी डेफिनेशन समझाई है, तो यहाँ आज मैंने पहले एग्जाम्पल नहीं दिया है, क्योंकि मैं आपको इस डेफिनेशन के एक एक वर्ड का मीनिंग पहले समझाना चाहती हूँ। उसके बाद मैं लास्ट में आज आपको इसका एग्जाम्पल बताऊँगी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब तक हमने क्या जान लिया सेल के तहत, कि सेल एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्यों है, क्योंकि इसमें कॉन्ट्रैक्ट के सारे एसेंशियल्स आने ज़रूरी हैं। हमने ये भी जान लिया कि जो सेल है वो उसमें दो पार्टीज़ का होना भी ज़रूरी है, बायर और सेलर का। हमने यह भी जान लिया कि यहाँ पर बायर और सेलर जो हैं वो किसी गुड्स को खरीद और बेच रहे हैं। ठीक है, अब हम इसके बाद में आगे यह जानेंगे कि जब गुड्स को जो बायर है उसने सेलर को, जो यहाँ पर बायर है उसने सेलर से गुड्स को खरीदा है, तो एक तरह से जो यहाँ पर सेलर है उसने गुड्स को बायर को ट्रांसफ़र करा है। यहाँ डेफिनेशन में वर्ड यूज़ हो रहा है ट्रांसफ़र द प्रॉपर्टी। इसका मीनिंग मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर बहुत सिंपल टर्म्स में इसका मीनिंग होता है ओनरशिप ऑफ गुड्स। एक तरह से सेलर की तरफ से गुड्स को बायर को बेचा जाना। इसका मतलब सेलर उन गुड्स के ऊपर जो उसकी ओनरशिप थी उसको वह बायर को ट्रांसफ़र कर रहा है। और सेल में सबसे बहुत ज़रूरी एक इम्पॉर्टेंट बात यह होती है कि सेल में ओनरशिप इमीडिएटली ट्रांसफ़र हो जाती है। अब भाई हमने यह बात तो कर ली कि यहाँ पर दो पार्टीज़ हो गई, बायर और सेलर हो गए। उनके द्वारा जो गुड्स था जिसको सेल किया जा रहा था वो एक मूवेबल प्रॉपर्टी हो गई। हमने यह भी जाना इसमें कि सेलर की तरफ से बायर को ओनरशिप ट्रांसफ़र करी जाती है और सेल में ओनरशिप ऑफ गुड्स इमीडिएटली ट्रांसफ़र टू बायर हो जाती है। अब एक चीज़ अभी भी एक एसेंशियल इसमें मिस है, वो क्या है, प्राइस। हम यह जानते हैं कि सेल भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है। कॉन्ट्रैक्ट के सारे ही एसेंशियल इसमें आने चाहिए, तो कंसिडरेशन भी तो कॉन्ट्रैक्ट का ही एक एसेंशियल है। कंसिडरेशन तो होना बहुत ज़रूरी है। सेल में कंसिडरेशन का मतलब होता है ओनली प्राइस। प्राइस का मतलब होता है यहाँ पर मनी से माना जाता है। चलिए और सिंपल समझाती हूँ। सपोज़ करो ए और बी दो पार्टी हैं।
ए कहता है कि वो बी को चावल देता है और बी उसके बदले उसे गेहूं देता है। ये जो ए और बी के बीच प्रोसेस हुई है, क्या ये सेल है? नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कंसिडरेशन के रूप में मनी नहीं है। यहाँ पर केवल यह जो पूरी प्रोसेस होगी ए और बी की, इसको हम यहाँ पर एक्सचेंज के रूप में जानते हैं। मैं अब आपको इसे और सिंपल तरीके से समझा देती हूँ, लास्ट एक एग्जाम्पल देकर आपको। जितना मैंने अभी सेल की जो डेफिनेशन थी उसके मैंने जितने भी उसमें वर्ड्स यूज़ हुए हैं बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाए हैं। आई होप आपको समझ में भी आया होगा। लास्ट इसका एक एग्जाम्पल और समझ लीजिए आप। सपोज़ करिए ए और बी दो पार्टीज़ हैं, जिसमें ए के पास एक मोटरसाइकिल होती है। ए और बी एग्री करते हैं कि ए इस मोटरसाइकिल को बी को सेल करेगा और बी उसके बदले उसको 1 लाख रुपए देने को तैयार हो जाता है। यहाँ पर ए और बी दो पार्टीज़ हैं, जिसमें ए की पोजीशन क्या है? सेलर की है। बी की पोजीशन क्या है? बायर की है। यहाँ पर गुड्स क्या कौन सा है? मोटरसाइकिल गुड्स है, जो कि एक मूवेबल गुड्स है। यहाँ पर ए बी को मोटरसाइकिल ट्रांसफ़र कर रहा है, इसका मतलब ए अपनी ओनरशिप ऑफ मोटरसाइकिल की बी को ट्रांसफ़र कर रहा है। बी उसके बदले में ए को 1 लाख रुपए दे रहा है, इसका मतलब बी उसे कंसिडरेशन दे रहा है जो कि मनी के रूप में है। यहाँ पर ये पूरी प्रोसेस जो बिटवीन ए और बी है वो यहाँ पर सेल कहलाती है। आज आपका यहाँ पर सेल का जो टॉपिक था, सेल, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सेल, ये हमने कंप्लीट कर लिया है।